हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर 21 जनवरी 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट फेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट फेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट फेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट फेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट फेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट फेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट फेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2021 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। मतलब आपने बताना है कि सबसे बड़ा जो है वो डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए 2021 में। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। आंसर क्या होगा? ए होगा। और आपको पता है कि कहां पे स्थित है ये? मुंबई के अंदर स्थित है। और ऐसा तीसरी बार लगातार हुआ है कि इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव जो है वो कहा गया है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड के अंदर। तो याद रखना है, तीसरे साल लगातार जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये स्थान मिला है। तो ये डाटा जो है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया? ये डाटा जो है वो फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मेंटेन किया गया। उसके थ्रू जो है वो हमें पता लगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो हुई है। और आप अगर देखोगे इस रिपोर्ट को ध्यान से, तो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 17.26 बिलियन था। 17.26 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ट्रेड किए गए 2021 में। और अगर 2020 की तुलना करोगे तो उससे डबल हैं ये, तो बहुत बड़ी बात है ये। और अगर आप वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज का डाटा देखोगे, कैश इक्विटी में अगर आप देखोगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चौथे नंबर पे आता है। मतलब अगर आप कैश की फॉर्म में या पैसे की फॉर्म में या लिक्विडिटी की फॉर्म में देखोगे तो चौथे स्थान पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग में देखोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले नंबर पे आएगा। और इसमें बहुत से नए इन्वेस्टर जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं 2021 के साल में। 5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया। एग्जैक्ट 5.5 करोड़ जो है वो इन्वेस्टर्स रजिस्टर हुए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। तो इसमें कीवर्ड तो डिफेंस इंडेक्स है, और यहां से पता लग रहा है कि इसका ये मतलब है कि जो डिफेंस की कंपनीज है उनके ऊपर भी निगाह रखी जाएगी कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो चाहे वो डिफेंस की कंपनी है, चाहे एरोस्पेस से जुड़ी हुई एक्सप्लोजिव बना रही है, शिप बिल्डिंग का काम कर रही है, तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो इस इंडेक्स का पार्ट होंगी और एटलीस्ट 10% रेवेन्यू जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर जनरेट कर रही है, तो वो इस इंडेक्स का हिस्सा जो है वो बन सकती है, वो एलिजिबल है। तो इससे निगाह रखी जा सकती है कि डिफेंस सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है या कितना ग्रो कर रहा है, तो यहाँ से वो निगाह रखी जा सकती है। और रिसेंटली आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया था कि वो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे जरूर याद रखना है कि 1992 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडी और सीईओ जो है वो कौन है? विक्रम लिमाय। याद रखना है कौन है? विक्रम लिमाय। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया। देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया है। पहले कैपिटल जो है वो क्या थी? जकार्ता थी, लेकिन अब कैपिटल जो है वो होगी नुसंतारा। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि ये नुसंतारा कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना एक एरिया है जिसका नाम है ईस्ट कालीमंतान। तो याद रखना है ईस्ट कालीमंतान, वहां पे ये नुसंतारा स्थित है और वहीं जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल होगी, जकार्ता को छोड़ के। अब क्वेश्चन बनता है कि जकार्ता क्यों चेंज किया गया? यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आप कह सकते हो बहुत ज्यादा सफोकेशन है, घुटन हो चुकी है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर हम डाटा देखें तो उसमें जकार्ता को कहा गया है कि वो फास्टेस्ट सिंकिंग, मतलब डूब रहा है शहर पूरा का पूरा, क्योंकि नीचे से पानी जो है वो बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, जिसके कारण ये जावा सी के अंदर जो है वो दसता जा रहा है। इसलिए जकार्ता को कैपिटल बदल के अब जो है वो क्या कर दिया गया है? नुसंतारा कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो नुसंतारा इंडोनेशिया का नया कैपिटल सिटी होगा। और इस मैप के अंदर आप देख सकते हो जकार्ता यहाँ पे है जावा सी के पास, इसमें दस्ता जा रहा है, और ये है ईस्ट कालीमंतान, तो इसमें है नुसंतारा जो कि नया कैपिटल जो है वो होगा। और इस नए कैपिटल के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 32 बिलियन डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, जो कि जोको विडोडो की तरफ से जो है वो अप्रूवल मिल चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो यहाँ पे ये मेगा सिटी या मेगा प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया जा रहा है ताकि इसको एज ए कैपिटल सिटी हम पूरे वर्ल्ड में पेश कर सकें। तो एक नुसंतारा जो है वो सिंबल होगा, आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो ए न्यू सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रेविटी। और नुसंतारा जो है उसको आईकेएन के नाम से भी जाना जाता है, और जोको विडोडो ने इसलिए चुना है क्योंकि ये जापानीज टर्म है जिसको आर्कियोपेलागो भी कहा जाता है इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर। तो सिंपली इसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि ये लो कार्बन एरिया होगा और सुपर हब बनेगा। सुपर हब का मतलब है इसमें अलग अलग तरह के फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसमें हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि इंडोनेशिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने कैपिटल को चेंज किया। अगर आप 1950 के बाद से देखोगे तो बहुत सी कंट्रीज हैं। लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तो उसमें आपको 2005 में म्यांमार का नाम मिलेगा। म्यांमार ने जो है वो अपनी कैपिटल को चेंज किया था। म्यांमार की पहले कैपिटल सबको पता है रंगून थी, और अब जो है वो कैपिटल कौन सी है वहां पे? नेपिदा है। तो इसका मतलब ये 2005 में चेंज किया। ब्राजील ने 1960 में अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया था। ब्राजील की कैपिटल जो है वो रियो डे जेनेरियो थी, लेकिन अब जो है वो कैपिटल कौन सी है? ब्राजीलिया है। तो ये भी उन्होंने चेंज किया था। आप कजाकिस्तान की कैपिटल देख सकते हो। कजाकिस्तान की जो कैपिटल थी पहले कौन सी थी? पहले अल्मैटी थी। कौन सी थी? अल्मैटी। लेकिन अब जो है कैपिटल कौन सी है? नूर सुल्तान है। तो इसका मतलब उन्होंने भी तो चेंज किया, 1997 में उन्होंने चेंज किया था इसको। ऐसे ही नाइजीरिया ने अपनी कैपिटल को चेंज किया था। नाइजीरिया की कैपिटल पहले लागोस थी, लेकिन अब जो है वो कौन सी? अबूजा है। तो उन्होंने भी इसको जो है वो 1991 में जो है वो चेंज किया था। तो आप देख सकते हो ये तो कुछ एग्जांपल्स, अदरवाइज ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को जो है वो चेंज किया या एक से ज्यादा कैपिटल्स बनाई। आप साउथ अफ्रीका को देखो, आप श्रीलंका को देखो, इनकी कैपिटल जो है वो एक से ज्यादा है। तो इसलिए आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नुसंतारा जो है वो इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पे स्थित है, तो ये ईस्ट कालीमंतान एरिया में जो है वो स्थित है, जो कि जो ब्रुनई आइलैंड है तो उसके पास है, मतलब उसके ईस्ट वाली साइड से ये आता है। तो आपने याद रखना है कौन से आइलैंड से? बोर्नियो आइलैंड से पास है, या ब्रुनई के जो है वो ईस्ट की तरफ है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो अगला आते हैं सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, जिसमें आपने वीडियो को लाइक करना है, पहले शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे। और क्वेश्चन क्या है? हु हैज वन क्यूएस वार्टन री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2021। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2021 बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इस अवार्ड की खासियत है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल एजुकेशनल इनोवेशंस होती हैं
पूरे वर्ल्ड में जो भी सक्सेसफुल एजुकेशन इनोवेशंस होती हैं जिसने स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव किया है, स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव किया, उसके आउटकम को इम्प्रूव किया है, उससे उनको जो है वो रोजगार मिला है, तो उसके लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये अवार्ड मिला है रैप्सडी म्यूजिक फाउंडेशन को। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, सी होगा। कहाँ पे स्थित है ये, चेन्नई के अंदर स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का एक पार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो है वो ऑस्कर माना जाता है एजुकेशन स्पेस के अंदर, और रैप्सडी म्यूजिक फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काम करती है। और आप कह सकते हो कि म्यूजिक के साथ साथ जो है म्यूजिक को यूज करके वो बच्चों में जो है वो नई तरह की एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है वो पैदा होती है। और उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोकून, मतलब म्यूजिक के थ्रू जो है बच्चों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और साथ ही साथ रैप्सडी म्यूजिक फाउंडेशन जो है वो किस बंदे ने बनाई थी, उसका नाम है अनिल श्रीवासन। याद रखना है, अनिल श्रीनिवासन। इन्होंने इसको बनाया था 2013 के अंदर, और अनिल श्रीनिवासन खुद एक जो है वो क्लासिकल पियानिस्ट हैं। तो याद रख सकते हो, खुद जो है वो पियानिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं। तो 2013 में इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था ताकि बच्चों तक लर्निंग एक्टिविटीज पहुंच सके, नए तरीके से म्यूजिक के थ्रू जो है वो उनको पढ़ाया जा सके। तो ये तो जो रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड है, जो ये गोल्ड मेडल के तौर पे दिया जाता है। एक अवार्ड और दिया जाता है इसमें जो ब्रॉन्ज अवार्ड के तौर पे जाना जाता है, जिसको रीजनल अवार्ड एशिया के अंदर दिया गया, और वो है लॉकडाउन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि टाटा स्टील फाउंडेशन का है, उसको ये ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। और इन्होंने जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है वो अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, खास करके झारखंड के एरिया में, उड़ीसा के एरिया में बच्चों को जो है वो कोविड के टाइम पीरियड पे पढ़ाया डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बच्चों में उसका इफेक्ट जो है वो देखा गया, और ड्रॉप आउट रेशियो जो है बहुत कम हुआ है। अदरवाइज जो है इन एरियाज में ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो स्कूल का कोविड-19 के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा था, तो लॉकडाउन लर्निंग के थ्रू बच्चों ने जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपने जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसी के थ्रू इसको याद रखोगे। लेकिन बाकी जो आप ए बी डी ऑप्शन देख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईआईटी रुड़की आप देख रहे हो, तो आईआईटी रुड़की को रिसेंटली मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है। किसकी तरफ से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से। एसटी अनुकृति उपाध्याय का नाम देख रहे हो, इनको रिसेंटली दिया गया है सुशीला देवी 2021 अवार्ड, और ये इनकी बुक के लिए मिला है जो इन्होंने नॉवल लिखी थी जिसका नाम था किंसुगी। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सेल की, इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिला है, और इसका नाम है गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो ये सारे के सारे अवार्ड आपने याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन है कि किसने 2022 का जेनेसिस प्राइज जो है वो जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। अवार्ड बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम किया हो, सोसाइटी के लिए कोई काम किया हो। और इसको दोस्तों इसको जो है वो जूइश नोबेल भी कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसमें बहुत बड़ी राशि जो है वो एज ए प्राइज मनी दी जाती है, $1 मिलियन जो है वो इसमें राशि दी जाती है। तो जेनेसिस प्राइज जो है वो जीता है डॉक्टर एल्बर्ट बोरला ने। और डॉक्टर एल्बर्ट बोरला कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सीईओ और चेयरमैन है कौन सी कंपनी के, फाइजर के। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, जो कोविड-19 के टाइम पीरियड पे ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया था। तो इनको इनाम भी इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया था, इसलिए याद जरूर रखना आपने। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एल्बर्ट बोरला, जिनको 1 मिलियन का प्राइस मिला है, जेनेसिस प्राइस जो है वो इनको मिल चुका है। ये खुद सीईओ और चेयरमैन है फाइजर के, और इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन बनाने में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया था। और जो ये प्राइस है जेनेसिस प्राइस, इसमें इजराइल की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। और क्योंकि ये फाइजर कंपनी ऐसी पहली कंपनी है जो कि यूएस की तरफ से अप्रूव की गई थी कि ठीक है कि आप दिसंबर 2020 में वैक्सीनेशन लगाने का काम जो है वो कर सकते हो। और इजराइल जो है वो ऐसी पहली कंट्री था जिन्होंने जो है वो अप्रूवल दिया था कि फाइजर का हम लोग जो है वो एज ए वैक्सीनेशन यूज कर सकते हैं। तो इजराइल गवर्नमेंट जो है वो जेनेसिस प्राइस को बैक भी करती है। और जेनेसिस प्राइस जो है वो 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसको इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पैसा भी दिया जाता है, और साथ में वहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है जिसका नाम है जूइश एजेंसी। तो वो भी जो है वो क्या करता है, इसको पैसा प्रोवाइड करता है, और इसमें बहुत बड़ा फंड जो है वो दिया जाता है, $100 मिलियन का ये फंड है। तो
तो याद रखना है एल्बर्ट बोरला, इनको जेनेसिस प्राइज जो है वो रिसेंटली मिला है। लेकिन बाकी ऑप्शन जो आप देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालाकृष्ण दोषी का आप नाम देख रहे हो, बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं और इनको 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल, याद रखना है, रॉयल गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया था किसकी तरफ से, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट की तरफ से, और इंडियन आर्किटेक्ट हैं बहुत फेमस। वी प्रवीण राव का नाम देख रहे हो, इनको मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड, MS स्वामीनाथन अवार्ड 2017 से लेके 19 वाला, तो ये याद रखना है, बहुत ही फेमस एग्रीकल्चरिस्ट है MS स्वामीनाथन। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनको मिला है मदर टेरेसा, कौन सा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। तो बाकी सारे अवार्ड भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपीयर ऑन द US कॉइन। तो US करेंसी के ऊपर जो है वो ऐसी पहली ब्लैक महिला होंगी जिसका जो है वो चित्र उसके ऊपर जो है वो प्रदर्शित होगा, जिनकी फोटो जो है वो उसके ऊपर लगेगी, और वो नाम है माया एंजेलो। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। इसका मतलब वो पहली ब्लैक महिला होंगी जो कि US करेंसी के ऊपर जो है वो उनको प्रिंट किया जाएगा। और माया एंजेलो कौन है, बहुत फेमस पोएट हैं और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत फेमस पोएट और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो आप देख सकते हो ये है वो कॉइन दोस्तों माया एंजेलो का, जो कि कॉइन के ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा। और ये आप देख सकते हो और भी आप कॉइन देख सकते थे यहाँ पे। तो ये क्यों ऐसा किया गया कि अलग अलग औरतों के चेहरे जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, क्योंकि US एक प्रोग्राम चलाता है जिसको कहते हैं US अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। तो ये दोस्तों 4 साल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर वो कॉन्ट्रीब्यूशंस उन औरतों ने की है जिन्होंने हिस्ट्री को आगे बढ़ाया है, या आप कह सकते हो कंट्री की डेवलपमेंट की है, US की डेवलपमेंट की है, तो उसमें योगदान निभाया है, या उनका नाम रोशन किया है US का। तो उन औरतों का जो है वो सम्मान करने के लिए ये उनके जो फोटो हैं वो अपने कॉइन्स के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। और ये 2025 तक ये प्रोग्राम चलेगा और हर साल 5 कॉइन्स जो है वो ऐसे प्रदर्शित किए जाएंगे। और माया एंजेलो जो है उनकी एक ऑटोबायोग्राफी याद रखनी है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, नाम जरूर याद रखें। और इसके अंदर एक तरफ जॉर्ज वाशिंगटन का चेहरा होगा, एक तरफ माया एंजेलो का होगा। लेकिन बाकी जो आप 3 कॉइन और देख रहे हो इसमें भी ये बहुत फेमस नाम है। जैसे आप देख रहे हो सबसे पहला नाम जो है वो नीना ओटेरा वॉरेन का है। जो नीना ओटेरा हैं उनका आप योगदान जरूर याद रखें। नीना ओटेरा जो है वो उन्होंने मैक्सिको के अंदर जो है वो सफरेज मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। और सेंटाफी जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है उन्होंने अलग अलग तरह से नई एजुकेशन का विस्तार किया और पहली फीमेल सुपरिटेंडेंट भी जो है वो रह चुकी हैं। नेक्स्ट है एना मे वोंग, आप देख रहे हो यहाँ पे उनका चेहरा, बहुत ही फेमस औरत हैं ये। और क्यों फेमस हैं, क्योंकि ये पहली चाइनीज अमेरिकन फिल्म स्टार हैं, पहली चाइनीज अमेरिकन फिल्म स्टार हैं जो हॉलीवुड में आई थी। नेक्स्ट है नाम डॉक्टर सैली राइट का, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं आप कह सकते हो, और ऐसी पहली अमेरिकन वुमेन है जो स्पेस के अंदर गई थी, पहली अमेरिकन वुमेन जो स्पेस के अंदर गई। तो आप देख सकते हो वो औरतें जिन्होंने US का नाम रोशन किया या अपनी अपनी कंट्री के लेवल पे इन्होंने जो है वो उसको डेवलप किया, उनके डेवलपमेंट में रोल किया, तो इसीलिए जो है वो इनका चेहरा जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो नाम जरूर याद रखेंगे, माया एंजेलो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसने लिखी है? तो बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस नाम है बिरसा मुंडा। और ये बुक जो है वो एक बंदे ने नहीं, मेन बंदा जो है वो तुहीन सिन्हा है, लेकिन साथ में इसको को ऑथर किया अंकिता वर्मा ने। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ A एंड B, तो D जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। और इसको जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह किशोरी जी ने उसको जो है वो रिलीज किया है। तो इसमें एक और पॉइंट आपके साथ जुड़ गया, इसलिए ये बुक बहुत फेमस हो गई है। और बिरसा मुंडा जी के ऊपर ये बुक लिखी है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी कहा गया था, फादर ऑफ अर्थ कहा गया था। और इनको 15 नवंबर 1875 में इन्होंने जन्म लिया था। मुंडा ट्राइब के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले एरिया में है। मतलब कह सकते हो कि एक ट्राइबल हीरो हैं। इस बुक के अंदर जो है लोगों को फैक्ट नहीं पता इनके बारे में वो बताए जाएंगे, और किस तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन चलाया, अपनी आवाज़ उठाई, उसके बारे में पता लगेगा। क्योंकि इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को इकट्ठा किया और ब्रिटिश या आप कह सकते हो जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे थे उनके खिलाफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की, और उनको बाहर निकालने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही साथ नए लॉज बनाने में, ताकि ट्राइबल जो लोग हैं जो जंगलों के अंदर रहते हैं उनके फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो उनके पास रहें, ब्रिटिशर जो है वो उसको खत्म ना करें। इसलिए ये बहुत ही फेमस हो गए थे। 25 साल के बहुत ही फेमस योद्धा, हीरो, स्पिरिचुअल गुरु आप कह सकते हो। इन्होंने एक मूवमेंट बहुत ही फेमस स्टार्ट की थी जिसको कहा जाता है मुंडा रेबिलियन। याद रखना है मुंडा रेबिलियन, क्योंकि मुंडा ट्राइब ने उसको स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में? 1899 1900 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसी मूवमेंट के चलते हुए, ये एक्चुअल में मूवमेंट रांची में हुई थी।
रांची में हुई थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास ही। तो उनका मेन मकसद यही था कि अपने लॉज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवाए जा सके जिसमें ट्राइबल लोग जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें, और ये उसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। और मेन कॉस्ट जो है वो मुंडा रेबिलियन का यही था कि लैंड पॉलिसीज जो है वो आ सके, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम जो है वो खत्म हो सके, जैसे कि उसमें सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, जैसे हमारे पास जमींदारी सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम, ये ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है, ये खत्म हो सके, और मनी लेंडर्स को जो है वो लाइक आप कह सकते हो जो लैंडलॉर्ड्स हैं और मनी लेंडर्स हैं वो लैंड को छीन के ले जाते थे, तो वो चीज़ जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। और बिरसा मुंडा को फिर 1900 में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था इस मूवमेंट के बाद, और झारखंड के अंदर, और बाद में उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी कॉलरा के कारण, कॉलरा के कारण जो है उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने बिरसा मुंडा के बारे में याद रखनी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंडा रेबिलियन, जो आपको बार बार क्वेश्चन जो है वो बहुत से स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में मिल जाएगा। ये पूछ लेते हैं कौन से ईयर में हुई थी, कौन इसके हेड थे। बिरसा मुंडा वो सबको पता है, लेकिन ये कहाँ पे हुई थी, रांची वाले एरिया में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। लेकिन एक नाम यहाँ पे आप और देख रहे हो, और वो नाम है हमारे पास एयाज मेमन का। एयाज मेमन ने एक क्रिकेट के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स। क्या नाम है? इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 से लेके अब तक की बुक जो है वो मतलब इंडिया की या आप कह सकते हो कि जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसके बारे में बताया हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आईसीसी वुमेन T20 टीम में जो है वो हिस्सा बना लिया है 2021 की जो टीम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी मेन या वुमेन प्लेयर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया इसके बिना, तो सिर्फ एक ही प्लेयर है जो आईसीसी वुमेन T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में शामिल होंगी। और लाइक वुमेन टीम में शामिल हो क्योंकि ना तो मेंस टीम में किसी को रखा गया, ना ही वुमेन टीम में किसी को रखा गया, क्योंकि आईसीसी हर साल अपनी एक टीम अनाउंस करता है जो बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर्स उसमें प्ले करते हैं। और ये नाम है दोस्तों स्मृति मंदाना। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, डी होगा। स्मृति मंदाना हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, 255 रन जो है वो इन्होंने बनाए हैं 2021 के अंदर। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला है ये, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। और 9 मैच इन्होंने खेले हैं, उसमें 2 50s लगाई, तो इनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और स्मृति मंदाना ऑलरेडी 2 बार जो है वो आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर में शामिल हो चुकी हैं T20 में। एक बार 2018 में शामिल हुई थी, तब इनको ओपनर के तौर पे शामिल किया गया था। 2019 में शामिल किया गया, इनको 3rd नंबर पे बैट्समैन ऐसे शामिल किया गया। तो अब 2021 में जो है वो इनको शामिल किया गया है। तो नाम है इनका स्मृति मंदाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्मृति मंदाना नेम्ड इन आईसीसी T20 वुमेन टीम ऑफ द ईयर। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की शुरुआत 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई के अंदर है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है चेयरमैन जो है वो कौन है? ग्रेग बार्कले। लेकिन इसमें करंट अफेयर भी याद रखोगे, एक नाम जो है वो याद रखना है, वो क्या है? जियोफ एलर्डीस। जियोफ एलर्डीस, ये जरूर याद रखना है नाम। जियोफ एलर्डीस जो है वो परमानेंट सीईओ बन गए हैं किसके? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला है हु साइंड ए एमओयू विद NIF मतलब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल टू एम्पावर ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम दोबारा से जो है वो क्या कर सके? खड़ा कर सके, उनको नॉलेज प्रदान कर सके, उनको हर तरह की मदद कर सके, जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर सकें। तो ये टाई अप किया है अमेजॉन की तरफ से। तो अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इन एंटरप्रेन्योर्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो इनोवेटिव आइडियाज होंगे, वो क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेजॉन ने एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का जो इनोवेशन काउंसिल है या इंक्यूबेशन काउंसिल है उसके साथ टाई अप किया ताकि ग्रास रूट इनोवेशन को हम आगे बढ़ा सकें। तो इसमें जो इनोवेशन से जुड़े हुए लोग हैं या मेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके साथ जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं, आप कह सकते हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रदान किए जाएंगे ताकि इनकी इनोवेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव किए जा सकें। और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो हर तरह की चीज़ जो है वो उनको बताई जाएगी, जैसे कि ई कॉमर्स में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेल्फ रिलायंट बन सकते हो, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो अपनी बना के, और वहाँ पे अगर वो बिकेगी तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट जो है वो होगा, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और साथ में आपके प्रोडक्ट जो है वहाँ पे दिखने लगेंगे, और आप कह सकते हो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, और आप कह सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के प्रति जो है वो लोगों का व्यवहार भी है वो भी चेंज होगा। तो आप कह सकते हो कि अमेजॉन ये काम करेगा,
और जो स्टार्टअप्स हैं या आप कह सकते हो जो ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं वो कौन ला के देगा, वो जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का ये सेंटर है, इनोवेशन सेंटर ग्रास रूट्स के लिए, तो ये पैदा करके देगा। तो आप कह सकते हो जो ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं, लोकल इकोनॉमी है, उनका जो लाइवलीहुड है रूरल इंडिया को, उसको इंप्रूव करने के लिए टाई अप जो है वो किया गया है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि उनको वर्कशॉप्स के थ्रू, मास्टर क्लासेस के थ्रू उनको ट्रेनिंग जो है वो क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। तो इस चीज को आपने जरूर याद रखना है। और रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन भी अनाउंस कर दिया स्टार्टअप्स के लिए, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो अनाउंस कर दिया, और हमने पहली बार 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो मना भी लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने 2020 से लेके 30 वाला जो डेके है, मतलब ये 10 साल हैं, इनको टेक एड के नाम से नाम भी दे दिया है। मतलब ये टेक्नोलॉजी का डेकेड है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया टेक एड। तो याद रखना है, जितना मैंने बताया क्वेश्चन को स्लाइड से ही याद रखें। सो अगला क्वेश्चन है, एज पर द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई डीपीआई, जिसको डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कहा जाता है, डिजिटल पेमेंट जो है वो कितने % तक इंक्रीज हो गई हैं, ये आपने मुझे बताना है बाय सितंबर 2021। तो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको याद रखें कि कितने %, एग्जैक्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। 39.64% जो है डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हो चुके हैं। आपको पता है कि डिजिटाइजेशन हो रही है, जिसमें फोन पे और आप कह सकते हो गूगल पे का सबसे बड़ा रोल है डिजिटाइजेशन करने में। तो 39.64% आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो बाय सितंबर 2021 तक इतना इंक्रीज हो चुका है। और आरबीआई इस इंडेक्स को लॉन्च करता है, एक साल में 2 बार करता है, एक मार्च के महीने में, एक सितंबर के महीने में, क्योंकि ये 4 महीने के गैप में किया जाता है, लाइक मार्च में और एक सितंबर में। और इसका जो बेस ईयर है वो मार्च 2018 से हम कंपेयर करते हैं, और इसका बेस स्कोर जो सेट किया हुआ है वो 100 किया हुआ है। और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन जो है वो पूरी कंट्री के अंदर ये मापती है, और 5 डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर देखा जाता है इसको। जैसे कि आप कह सकते हो कि पेमेंट इनेबलर्स, मतलब पेमेंट कितने जो हैं वो प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेमेंट परफॉर्मेंस कैसी है, लाइक कितने टाइम में हो रही है वो, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी कितने कितने लोगों के पास जो है वो इसको यूज़ करने के क्षमता है, या कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन पैरामीटर्स को देख के जो है वो ये चेक किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेस स्कोर 100 था, तो मार्च 2019 में 153.4%, मतलब ऑलमोस्ट 53.47% इंक्रीज देखा गया। फिर इसी तरह हम जो है वो कंपेयर करते हैं, और अब देखा जाएगा सितंबर 2020 में जो स्कोर था वो 217.74 था, लेकिन सितंबर 2021 में 304.06 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब 39% और एग्जैक्ट 39.64% जो है वो इंक्रीज इसमें देखा गया। तो एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 44th कॉक ब्रॉक डे जो है वो 19 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया गया। कौन सी स्टेट ने इसको सेलिब्रेट किया? तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आराम से आंसर बता दोगे, क्योंकि कॉक ब्रॉक का बेसिकली मतलब होता है त्रिपुरी लैंग्वेज डे। त्रिपुरी लैंग्वेज डे, ये एक तरह की लैंग्वेज है जो त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किसने किया है? त्रिपुरा ने इसको सेलिब्रेट किया। कौन सी डेट को? 19 जनवरी 2022 को। और इस बात को आपने याद रखना है कि ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 1959 में इसको ऑफिशियल स्टेटस जो है वो दिया गया था, लेकिन इसको अप्रूव 79 में जो है वो किया गया है। तो याद रखना है 1979 में ऑफिशियल स्टेटस जो है वो इसको मिल गया था। तो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कॉक ब्रॉक को एज ऑफिशियल लैंग्वेज त्रिपुरा की 1979 में मिला था। और इसमें कॉक का मतलब जो है वो वर्बल है, ब्रॉक का मतलब है लोग, तो बोलने वाली जो लोग हैं उसको कहा गया कॉक ब्रॉक। और वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओनली ये त्रिपुरा में ही नहीं, अलग अलग तरह के लोग, क्योंकि ये तिब्बतियन बर्मन लैंग्वेज है, और आप कह सकते हो कि बहुत से लोग इसको बोलते हैं त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम के अंदर, असम के अंदर, आप कह सकते हो चिटागोंग एरिया के अंदर, बांग्लादेश वाले एरिया में भी बोली जाती है। लेकिन अभी भी ये 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें एडेड नहीं है, उसमें 22 लैंग्वेजेस एडेड है, उसमें ये कॉकब्रॉक लैंग्वेज जो है वो एडेड नहीं है। और आप कह सकते हो त्रिपुरा की बंगाली भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एक इंग्लिश भी जो है वो लैंग्वेज है, लेकिन साथ में कॉकब्रॉक भी जो है वो एक लैंग्वेज है, ये भी आपने याद रखना है। तो त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसका दिन 19 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट जो है वो किया गया। इसको त्रिपुरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, या तिपरा कोक लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसी के साथ आएंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारे पास पिक्चर से ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो एसटीआई स्टीयरिंग कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि टोटल 2022 में 25 इवेंट्स होने हैं ब्रिक्स के, जिसमें से 5 इवेंट्स जो है वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि 2021 की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास थी? इंडिया के पास थी। अब ये चेयरमैनशिप किसके पास चली गई है? चाइना के पास 2022 की। अब 2023 की जो है वो साउथ अफ्रीका के पास जाएगी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना जो है वो 2022 की मीटिंग को चेयर करेगा और इसका थीम होगा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। और टोटल 25 इवेंट होने हैं जिसमें से इंडिया जो है वो 5 होस्ट करेगा, लेकिन चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास है, चाइना के पास है। और साथ ही साथ आपने याद रखना इन 5 इवेंट्स में, लाइक आपको कोई इवेंट नहीं याद रखना, जैसे कि स्टार्टअप इवेंट होना है एक जो है वो एनर्जी बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिसिन के ऊपर इवेंट होना है, एक कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर होना है। तो इस तरह से 5 इवेंट्स को इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रिक वर्ड जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ है। तो ब्रिक वर्ड जो है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नील। तो उनके द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया था और उनका कहना था कि 2050 में ये ऐसी 4 कंट्रीज होंगी जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करेंगी, डोमिनेट करेंगी। तो आज ये 5 बन चुकी हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में इसमें ऐड कर दिया गया था। और चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होती रहती है, जिस तरह से ये नाम जो है वो लिखा हुआ है। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद किसके पास जाएगी, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद दोबारा से किसके पास आएगी, ब्राजील के पास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई, चाइना के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। अगला आते हैं, सानिया मिर्जा ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने स्पोर्टिंग करियर से रिटायरमेंट ले लेंगी 2022 के एंड में। तो बहुत बड़ी बात है कि सानिया मिर्जा रिटायर हो रही हैं और सानिया मिर्जा एक बहुत बड़ा नाम है और ये अभी 68 नंबर पे हैं डबल्स रैंकिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड में। और किसी टाइम पीरियड पे वर्ल्ड नंबर 1 भी रही थी डबल्स में और करियर बेस्ट सिंगल्स में इनका 27 नंबर रैंक भी रहा हुआ है। और ये मात्र एक ऐसी महिला है प्लेयर जिनका 100 सिंगल्स में रैंकिंग रही है, मतलब सिंगल्स कैटेगरी में टॉप 100 में ये महिला रह चुकी हैं। ऐसी एक ही महिला है इंडियन टेनिस प्लेयर। और ऐसी सेकंड फीमेल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का कोई टाइटल जो है वो जीता है, क्योंकि दूसरी है अंकिता राणे। कौन है, अंकिता रैना। अंकिता रैना ऐसी दूसरी महिला है जिन्होंने कोई टाइटल वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का जीता है। और आप ये भी कह सकते हो इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जो हैं वो वुमेन डबल्स में जीते हैं, 3 ग्रैंड स्लैम जो है वो मिक्स्ड डबल्स के साथ जीते हैं। इनकी मेन पार्टनर जो है वो मार्टिना हिंग्स रही हैं और 3 वुमेन डबल्स उन्हीं के साथ इन्होंने जीते हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो अभी चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो हार चुकी हैं, उसको डबल्स में पहले राउंड से बाहर हो चुकी है। तो उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2022 के एंड में वो रिटायर हो जाएंगे। बहुत से अवार्ड उन्होंने जीते हैं। 2004 में उनको अर्जुन अवार्ड जो है वो मिला था, ये पहला अवार्ड था जो उनको मिला था। और 2006 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2015 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जिसका नाम अब बदल के जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। और 2016 में उनको पद्म भूषण दिया गया स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। इसी के साथ आते हैं अब अगली कैटेगरी के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो दोनों मिलकर ज्वाइंट रिसर्च करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे ग्रीन फ्यूल्स का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। और ये कंट्री कौन सी है, डेनमार्क। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो इंडिया और डेनमार्क ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ग्रीन फ्यूल के ऊपर काम करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए टारगेट्स को अचीव कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अचीव कर सकें 2030 तक। और डेनमार्क के तौर पे खास तौर से याद रखना है प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन, और इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी जो है वो दानिश क्रोन है, दानिश क्रोन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है पिक्चर से कैबिनेट अप्रूवल्स है। 19 जनवरी को मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, तो उसमें 2 अप्रूवल्स जो है आप इसको रीड कर सकते हो कि 1500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार देगी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और लाइक 3500 से लेके 4000 मेगावाट जो है वो एडिशनल कैपेसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, प्रदीप कुमार दास, प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट एक्सटेंशन मिल गई है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को, अब 2025 तक ये कमीशन चलेगा। ये कमीशन की शुरुआत जो है वो 1993 में की गई थी और इसका एक एक्ट बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, और इसकी वैलिडिटी 1997 तक थी। फिर इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2002 तक, मतलब और टाइम पीरियड 5 साल बढ़ा दिया गया। फिर इसको फरवरी 2004 तक बढ़ा दिया गया और अब तक ये बढ़ता ही चला रहा है। बार बार इसमें जो है वो आप कह सकते हो इसको अमेंड किया जा रहा है एक्ट को, और बार बार जो है वो इसको टाइम पीरियड बढ़ाया जा रहा है। तो अब इसका टाइम पीरियड बढ़ा के जो है वो 2025 तक कर दिया गया है। इसका मेन काम है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके रिगार्डिंग
सरकार को उनके वेलफेयर के लिए बताना, किस तरह से इनइक्वालिटी का स्टेटस उनको सामना करना पड़ रहा है उसको कम करना, मतलब इक्वालिटी प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सरकार को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट रीड कर लें इसको, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हैं। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला है वन वेब, जो कि भारतीय एयरटेल का एक बैक्ड प्रोग्राम है, एक ह्यूज नेटवर्क है, जिन्होंने 6 साल का एग्रीमेंट साइन किया कि इंडिया में वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारती ग्रुप का जो वन वेब प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, और एक ह्यूज नेटवर्क, दोनों ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसको नाम दिया गया है HCIPL। इसका मतलब है ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और भारती एयरटेल और ह्यूज के बीच में ये टाई अप है ताकि वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल का एक टेस्ट लॉन्च किया है। ब्राह्मोस के बारे में हम हर रोज कुछ ना कुछ जिक्र करते हैं, और ब्राह्मोस मिसाइल को पहला कंट्री खरीदने वाला कौन बन गया है? फिलीपींस। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग ने एस्टिमेट किया कि 7.6% इंडिया ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, और फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने कहा था 9.4% ग्रो करेगा, लेकिन रिसेंटली इन्होंने रिड्यूस कर दिया, 9.3% कर दिया, क्योंकि एनएसओ की रेटिंग जो आई उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया 9.2% तक ग्रो करेगा। सरकार की रेटिंग है, आरबीआई ने बताया कि 9.5% ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो ये डाटा जो है वो आपने याद रखना है, और खास करके इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के बारे में याद रखेंगे। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो है रोहित करन, बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है रोहित करन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है बेसिकली वो 26% जो वो कम हो गया 2021 में। उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा मर्जर्स और एक्विजिशंस जो हैं वो हुए हैं, जिसके कारण जो है वो ट्रेड क्या हो गया है? कम हो गया है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में याद रखें, 1964 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और खास बात, एक रिसेंट अपॉइंटमेंट याद रखोगे, इसकी सेक्रेटरी जनरल बनाई गई है रेबेका ग्रिन्सपैन। ये पहली वुमेन है, और ऐसी भी पहली महिलाएं जो सेंट्रल अमेरिका से आई हुई हैं और सेक्रेटरी जनरल बनी हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने एक एमओयू साइन किया है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो इंश्योरेंस प्रोफेशनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, और आज के दौर में जो जरूरत है टेक्नोलॉजी की, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जरूरत है चीज़ों की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट प्रोफेशनल्स बन सके। नेक्स्ट है, स्मृति मंदाना को आईसीसी 2020 में वुमेन टीम ऑफ द ईयर में चुना गया है। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अब आते हैं 20 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है मार्केट से पैसे को कंट्रोल करना, और उसके लिए हम बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आप देखोगे, पहला ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन जो है, ये तीनों के तीनों, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट, ये तीनों के तीनों जो है मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इसका मतलब ये तो फिर क्रेडिट कंट्रोल में काम आते हैं, लेकिन एक ही है जो काम नहीं आता, वो कौन सा है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज ए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द कमर्शियल बैंक। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं आता वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। बट ये अफेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से जो है वो हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।